दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में लगा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आखिर बनता कैसे है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीपीयू मेकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सिलिकॉन वेफर से लेकर एक पावरफुल सीपीयू चिप बनने तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीपीयू कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीपीयू एक्चुअली बना किस चीज से है। दोस्तों, सीपीयू सिलिकॉन से बनता है और ये सिलिकॉन एक नेचुरल एलिमेंट है जो हमें रेत यानी कि बालू से मिलता है। सबसे पहले रेत से सिलिकॉन को फिल्टर करके निकाला जाता है और फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट दिया जाता है, जिससे वो एक सॉलिड क्रिस्टल में बदल जाता है। इस पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल को और रिफाइन करके सिलिकॉन वेफर बनाए जाते हैं जो बहुत पतले, चिकने और मिरर जैसे दिखते हैं। यही सिलिकॉन वेफर एक सीपीयू की फाउंडेशन है, यानी यहीं से शुरू होती है उस छोटी सी चिप की कहानी जो आगे चलकर पूरे कंप्यूटर का दिमाग बनती है। फिर दोस्तों, उस सिलिकॉन क्रिस्टल को अल्ट्रा थिन स्लाइस में काट लिया जाता है, इतना पतला कि वो पेपर से भी पतला होता है। इन स्लाइसेस को ही हम कहते हैं सिलिकॉन वेफर। अब इन वेफर को एकदम मिरर फिनिश तक पॉलिश किया जाता है ताकि उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ और स्पॉटलेस हो जाए, क्योंकि सीपीयू की पूरी दुनिया इन्हीं वेफर्स पर बनने वाली है। इसके बाद आता है इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स स्टेप, जिसे कहते हैं फोटोलिथोथेरेपी। इस प्रोसेस में वेफर की सरफेस पर एक स्पेशल केमिकल लेयर चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं फोटोरेसिस्ट। ये एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो यूवी लाइट पड़ने पर अपना बिहेवियर बदल देता है। अब इस वेफर के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है, जिस मास्क के अंदर सीपीयू का पूरा डिजाइन ब्लूप्रिंट होता है। फिर अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि यूवी लाइट उस मास्क के थ्रू वेफर पर पास की जाती है और जहां जहां लाइट पड़ती है वहां सीपीयू के माइक्रोस्कोपिक सर्किट ट्रांजिस्टर्स का पैटर्न बन जाता है। यानी दोस्तों, यही वो स्टेप है जहां सीपीयू का एक्चुअल डिजाइन सिलिकॉन वेफर पर प्रिंट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फोटो को निगेटिव से पेपर पर डेवलप किया जाता है। जब यूवी लाइट सिलिकॉन वेफर पर पड़ती है तो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को ही एक्सपोज करती है, यानी सिर्फ वही हिस्सा जहां चिप का डिजाइन पैटर्न होता है। इन एक्सपोज्ड हिस्सों पर पड़ा हुआ फोटोरेसिस्ट हार्ड हो जाता है और बाकी जो हिस्से लाइट से कवर नहीं हुए होते हैं वो सॉफ्ट रह जाते हैं। अब वेफर को एक केमिकल सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है, जिससे वो सॉफ्ट फोटोरेसिस्ट वाली लेयर हट जाती है और वेफर की सरफेस पर एक एग्जैक्ट पैटर्न बन जाता है जो सीपीयू के अंदर बनने वाली ट्रांजिस्टर और सर्किट्स का बेस होता है। यानी दोस्तों, यही वो स्टेप है जहां डिजाइन, ब्लूप्रिंट और रियलिटी में सिलिकॉन वेफर एटॉमिक लेवल पर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरह उभरने लगते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ट्रांजिस्टर प्लांट नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें 3D स्टाइल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रिंट कर दिया जाता है। यानी जो पैटर्न अभी वेफर पर बना था, अब वो एक मल्टी लेयर 3D स्ट्रक्चर की तरह उभरने लगता है, जहां हर लेयर में बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स होते हैं। अब अगला स्टेप होता है इचिंग प्रोसेस। इसमें वेफर को ऐसे केमिकल या प्लाज्मा से ट्रीट किया जाता है जो अनवांटेड सिलिकॉन और एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देता है, ताकि सिर्फ वही हिस्सा बचे जो ट्रांजिस्टर और सर्किट्स लाइन बनाते हैं। इचिंग प्रोसेस के बाद वेफर पर माइक्रोस्कोपिक वैलीज और रिजेस बन जाते हैं, जो बाद में ट्रांजिस्टर्स, गेट, कनेक्शन और पाथ का शेप ले लेते हैं। यानी दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सीपीयू का असली रूप, जहां एटॉमिक लेवल पर सर्किट्स का 3D मैप तैयार होता है और हर ट्रांजिस्टर एक माइक्रोस्कोपिक स्विच की तरह काम करने लगता है। इसके बाद वेफर पर एक मेटल लेयर जैसे कॉपर या एल्युमिनियम चढ़ाई जाती है ताकि ट्रांजिस्टर्स के बीच करंट फ्लो हो सके। ये मेटल लेयर ट्रांजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करती है और यही कनेक्शन मिलकर सीपीयू के अंदर की वो टिनी हाई बेस बन जाते हैं, जहां डेटा बिजली की स्पीड से ट्रैवल करता है। दोस्तों, हर मॉडर्न प्रोसेसर के अंदर लगभग 70 से 150 माइक्रोस्कोपिक लेयर होती है और हर एक लेयर को फोटोलिथोथेरेपी और इचिंग प्रोसेस के जरिए डिजाइन किया जाता है। यानी हर लेयर एक अलग ब्लूप्रिंट होती है जो सीपीयू के भीतर एक और कॉम्प्लेक्स लेवल जोड़ जाती है। अब आता है डोपिंग प्रोसेस। इसमें सिलिकॉन वेफर के कुछ विशेष एटम्स जैसे बोरॉन या फास्फोरस मिलाए जाते हैं। इस प्रोसेस से सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है और ट्रांजिस्टर के अंदर दो मुख्य हिस्से एन टाइप रीजन और पी टाइप रीजन बन जाते हैं। इन दोनों रीजन के इंटरेक्शन से ट्रांजिस्टर काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह जो कभी करंट को अलाउ करता है और कभी रोक देता है। और यही टिन्नी स्विचेस मिलकर स्विच के अंदर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हर सेकंड परफॉर्म करते हैं। और यही ट्रांजिस्टर्स असल में एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन या ऑफ। मतलब जब करंट फ्लो करता है तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है, जब करंट फ्लो नहीं करता है तो वो ऑफ हो जाता है। और दोस्तों, यही ऑन और ऑफ सीपीयू के लिए 0 और 1 का
सिग्नल होता है, यानी जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है तो वो 0 रिप्रेजेंट करता है और जब ऑन स्टेट में होता है तो वो 1 रिप्रेजेंट करता है। यही 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और यही लैंग्वेज पूरी कंप्यूटर दुनिया की नींव है। इसी वजह से कंप्यूटर को 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ में आती है। सीपीयू इन्हीं 0 और 1 के बेसिस पे बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है, और यही छोटी छोटी ऑन ऑफ सिग्नल्स मिलकर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को नैनो सेकंड्स में कंप्लीट कर देते। अब जब सिलिकॉन वेफर पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर बनी हर चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर सर्किट टेस्टिंग के लिए तैयार होती है। दोस्तों, हर चिप के अंदर हजारों नहीं बल्कि अरबों ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, कैश मेमोरी और माइक्रोस्कोपिक इंटरकनेक्शंस होते हैं जो मिलकर सीपीयू को उसका दिमाग देते हैं। अब वेफर को लेजर और माइक्रोस्कोपिक की मदद से बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान यह चेक किया जाता है कि कौन सी चिप ठीक से काम कर रही है। जो चिप डिफेक्टिव होती हैं उन्हें मार्क कर दिया जाता है ताकि उन्हें आगे सेपरेट किया जा सके। इसके बाद आता है डिकिंग प्रोसेस, जहां वेफर को एक सुपर एक्यूरेट लेजर कटर यानी डिकिंग मशीन से काटा जाता है। यह मशीन वेफर इतनी प्रिसाइजली काटती है कि हर चिप एकदम साफ और बिना नुकसान के अलग हो जाती है, और डिफेक्टिव चिप को हटा दिया जाता है ताकि वो उन सही काम करने वाली चिप्स को किसी भी तरह से कंफ्लिक्ट ना करे या शॉर्ट सर्किट ना कर सके। और इस तरह दोस्तों एक एक सिलिकॉन वेफर से सैकड़ों से लेकर हजारों माइक्रो प्रोसेसर चिप निकलती हैं जो आगे चलकर हमारे कंप्यूटर्स, मोबाइल और स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस का दिमाग बनती हैं। दोस्तों, आपने अपने प्रोसेसर के नाम में जरूर ये टर्म्स भी सुना होगा कि प्रोसेसर i3 है, i5 है, i7 है, i9 है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहां से आते हैं। तो ये टर्म्स इंटेल यूज करता है। असल में ये सब नेमिंग सिस्टम उसी फैब्रिकेशन प्रोसेस से निकलते हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। कंपनी हमेशा लेटेस्ट प्रोसेसर ही बनाती है। मान लीजिए किसी समय में i9 कंपनी का लेटेस्ट प्रोसेसर है तो हर बार वही i9 वेफर ही बनता है, लेकिन जब उस वेफर की टेस्टिंग होती है तो कुछ चिप पूरी तरह परफेक्ट निकलती हैं और कुछ में थोड़ा बहुत डिफेक्टिव सर्किट्स होते हैं और कुछ में ज्यादा होते हैं। अब यहीं से तय होता है कि चिप i9, i7, i5 या i3 बनेगी। अगर चिप में बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं है या फिर एक दो डिफेक्ट हैं तो उसे i9 कैटेगरी में रखा जाता है, यानी टॉप एंड प्रोसेस। अगर थोड़ा डिफेक्टिव है तो वो i7 बन जाती है, थोड़ा और ज्यादा है तो i5 और थोड़ा ज्यादा है तो i3, और अगर डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो उस चिप को मार्केट से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं प्रोसेसर बिनिंग प्रोसेस, यानी एक ही वेफर से बने प्रोसेसर को उनकी परफॉर्मेंस और डिफेक्ट रेशो के हिसाब से कैटेगराइज करना। तो प्रोसेसर के अंदर कितने डिफेक्टिव सर्किट्स हैं उस हिसाब से प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी वगैरह का सेटिंग करके, या फिर प्रोसेसर कितना लोड ले सकता है, उसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल की जा सकती है या नहीं, वो सब चीजों का सेटिंग करके प्रोसेसर को i9, i7, i5 और i3 नेम दिया जाता है। अब दोस्तों आपने एक टर्म्स और सुनी होगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये सब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं कि सीपीयू का नाम बदल गया है, बल्कि ये बताता है कि प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ। मान लीजिए कंपनी ने i9 फर्स्ट जनरेशन लॉन्च किया और कुछ समय बाद डिजाइन और फैब्रिकेशन में सुधार किए, तो अब प्रोसेसर कहलाएगा i9 सेकंड जनरेशन। फिर अगले साल कुछ और इम्प्रूवमेंट्स हुए तो वही बन जाएगा i9 थर्ड जनरेशन। इसी तरह ये जनरेशंस आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कंपनी को लगता है कि अब टाइम आ गया है कि एक मेजर टेक्नोलॉजिकल जंप लेने का, तो वो नेमिंग पैटर्न को ही बदल देते हैं, जैसे i9 से सीधे i11 या i13 कर देना। यानी सिंपल शब्दों में एक ही प्रोसेसर फैमिली से निकलती हैं ये सारी टर्म्स, सीरीज, जनरेशन और मॉडल्स नेम्स, जो डिपेंड करते हैं उसके डिफेक्ट रेशो, डिजाइन, इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस लेवल। और दोस्तों जब सारी डिफेक्टिव सर्किट्स को मार्क और कट कर दिया जाता है तो आ जाता है सीपीयू का पैकेजिंग प्रोसेस, यानी वो स्टेप जहां चिप को एक यूजेबल प्रोसेसर में बदला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान चिप के नीचे गोल्ड या कॉपर के अल्ट्रा फाइन पिंस लगाए जाते हैं जो बाद में मदरबोर्ड के सॉकेट से कनेक्ट होते हैं। ये टीनी पिंस ही वो रास्ते हैं जिनसे सीपीयू बाकी सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी यही कंपोनेंट सीपीयू को रैम, स्टोरेज और बाकी कंपोनेंट से जोड़ते हैं। सीपीयू के ऊपर की तरफ एक मेटल कवर लगाया जाता है जिसे कहते हैं हीट सेपरेटर। इसका काम होता है सीपीयू के अंदर से निकलने वाली हीट को इवनली सेपरेट करना, ताकि प्रोसेसर ज्यादा गर्म न हो और स्टेबल तरीके से काम करता रहे। तो दोस्तों जब आप कभी अपना पीसी ओपन करते हैं और मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेटेलिक प्लेट देखते हैं तो वो कोई रैंडम कवर नहीं होता, बल्कि वही है आपके सीपीयू का हीट सेपरेटर। और इसके नीचे छुपा होता है वो असली दिमाग, वो टीनी सिलिकॉन चिप जिसमें अरबों ट्रांजिस्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। और फाइनली सीपीयू के मल्टीपल टेस्ट लाइक ओवरक्लॉकिंग, हीट और स्टेबिलिटी जैसे टेस्ट करके उसके ऊपर सीपीयू का नाम लेजर के द्वारा प्रिंट कर दिया जाता है और फिर उसे मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आखिर बनता कैसे है। दोस्तों अगर आप सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं, जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर,
कोर थ्रेड, सीपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल और कैश मेमोरी, तो उन सभी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।